नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। आज का जो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का प्रस्तावना। अगर हम देखें किसी भी एक्ट मीन्स किसी भी कानून को समझने की कोशिश करें या फिर किसी भी दुनिया के किसी भी संविधान को समझने की कोशिश करें कि वो किस प्रकार का संविधान चाहता है वो देश, या फिर कोई एक्ट क्या बताना चाहता है, वो एक्ट का इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है उस एक्ट का, तो ऐसे में उस एक्ट का प्रियम्बल को पढ़ते हैं। आइए आज भारतीय संविधान के प्रियम्बल को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों के जो फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान निर्माता का क्या इंटेंशन था, वो किस तरह का भारत चाहते थे। भारत डेमोक्रेटिक होगा, ऑटोक्रेसी होगा, रिपब्लिक होगा, या भारत का ढांचा क्या होगा, किस प्रकार का भारत वो चाहते थे। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल कहते किसको हैं, प्रस्तावना का क्या मतलब होता है, क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किसी भी जगह पे डिफाइन किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 को पढ़े, 366 क्लॉज 3 में आर्टिकल को डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद किसको कहते हैं, तो कहता है कि अनुच्छेद इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसको अनुच्छेद कहते हैं। ऐसा सिंपल भाषा में आर्टिकल 366 में अनुच्छेद को डिफाइन किया गया है। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और कई टर्मोलॉजी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366 में। लेकिन हम देखेंगे कि आर्टिकल 366 में प्रियम्बल शब्द का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। उसका सीधा मतलब है कि प्रियम्बल्स को हम लोगों को ऑर्डिनरी सेंस में, मतलब मोटा मोटी भाषा में हम लोग को समझना होगा। हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं प्रियम्बल शब्द को डिफाइन नहीं किए हैं, तो प्रियम्बल्स का मतलब क्या होगा उसको ऑर्डिनरी सेंस में समझते हैं। भारत के संविधान जो है, संविधान में जो प्रियम्बल दिया गया है वो प्रियम्बल यूएस मॉडल से लिया गया है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये डिबेट हुआ कि अडॉप्ट किससे किया जाए। किसी ने कहा कि भगवान के नाम से शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे जो फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एक चीज पे आए और उन्होंने बताया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शुरुआत होगा वो वी द पीपल ऑफ इंडिया होगा, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया उसी प्रकार से लिया गया है जिस प्रकार से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस प्रियम्बल में वी द यूनाइटेड नेशन ऐसे करके शब्दों को लिया गया है। तो जो हमारा मॉडल है प्रियम्बल का, वो प्रियम्बल को जो है हमने यूएस मॉडल से अडॉप्ट किया है। तो किसी भी क्वेश्चन में, प्रीलिम एग्जामिनेशन में ये आता है कि हमने संविधान का प्रस्तावना को कहां से अडॉप्ट किया है, तो हमने संविधान के प्रस्तावना को यूएस मॉडल से अडॉप्ट किया है। क्या है ये प्रियम्बल, होता क्या है, तो ये फिलॉसफी है, ये ऑब्जेक्टिव है। फिलॉसफी है हमारा देश कैसा होगा, हमारा देश का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये एक इंटेंशन बताता है हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। एक बहुत पॉपुलर केस है, उस केस में बताया गया था कि प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रियम्बल कहा गया है की टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द की टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया शुरुआत में ही कि किसी भी एक्ट के इंटेंशन को पढ़ना है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंशन को जानना है कि किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन वह देश चाहता है, तो उसके लिए प्रियम्बल को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इन रे बैरवेरी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो की टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो हमें प्रियम्बल को पढ़ना होगा। और प्रियम्बल जो है कहीं ना कहीं हमारा फाउंडिंग फादर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं, उसका इंटेंशन क्या था, वो किस प्रकार का भारत चाहते थे, वो विवरण करता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज अ की टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज गिवन
इन द केस ऑफ बेरीवेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के इंटेंशंस को बताता है, हिस्टोरिकल बैकवर्ड हमारा क्या रहा है, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। कहीं ना कहीं प्रीएम्बल को पढ़ने से हमारा हिस्टोरिकल कल्चर भी पता चलता है। प्रीएम्बल को अगर हम बाइफर्केट करें, अगर तोड़े, तो 4 हिस्सों में प्रीएम्बल को तोड़ा जा सकता है। पहला, सोर्स ऑफ द संविधान। दूसरा, किस प्रकार का नेचर होगा संविधान का। तीसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। इन 4 हिस्सों में प्रीएम्बल को हम तोड़ सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो प्रीएम्बल को नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। नेहरू ने इनको 13 दिसंबर 1947, 2 डेट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। 13 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अपने रेजोल्यूशन को प्रपोज किए थे, मूव किए थे। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था। डेट ऑफ अडॉप्शन है एंड 22 दिसंबर 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर ने इसको अडॉप्ट किया। तो 2 क्वेश्चन आता है। पहला कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, कब प्रपोज, डेट ऑफ प्रपोजल इज 13 दिसंबर 1947 एंड डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ प्रपोजल इज 22 दिसंबर 1947। तो 2 डेट है। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फ्रेमवर्क पे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने इसको अडॉप्ट किया और किस प्रकार से हमारा प्रीएम्बल होगा उसका एक मापदंड तैयार किया गया। प्रीएम्बल नॉन जस्टिसेबल है। इसका सीधा मतलब हुआ इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट। प्रीएम्बल को लेकर के हम किसी कोर्ट में ये नहीं जा सकते हैं कि प्रीएम्बल में लिखा है कि हमारा देश सेकुलर होगा, तो हम सेकुलर कहीं दिख नहीं रहा है, आप इन्फोर्स करवाइए। इट इज नॉट जस्टिसेबल। वह प्रीएम्बल उसी प्रकार है जिस प्रकार से डीपीएसपी है। डीपीएसपी भी हमारा नॉन जस्टिसेबल है। किसी कोर्ट में ले जा करके हम यह नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट जो है एक डायरेक्ट करे, एक मैंडेमस इशू करे, रिट इशू करे सरकार के अगेंस्ट में कि आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। यह स्टेट पॉलिसी है। सिमिलरली प्रीएम्बल जो है वो इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं किया जा सकता है। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीएम्बल्स का? अगर प्रीएम्बल्स को हम पढ़े तो कुछ बात सामने आता है, कंपोजिशन पता चलता है कि किन किन चीजों से प्रीएम्बल्स को सजाया गया है। भारत का संविधान सॉवरेंट होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। एक एक करके समझते हैं क्या कहना चाहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या हैं? सॉवरेंट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। उसका यह सीधा मतलब हुआ कि जो तमाम चीज है, सॉवरेनिटी कहां पे लाई करता है? सॉवरेनिटी लाई करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है, सरकार रिपब्लिक नहीं है। हम जो हैं वो रिपब्लिक हैं और हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सॉवरेंट हैं। तो सॉवरेनिटी कहां लाई करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संप्रभुत्व लाई करता है हम भारत के लोगों में। हम भारत के लोग गणतंत्र हैं, हम भारत के लोग डेमोक्रेटिक हैं, हम भारत के लोग रिपब्लिक हैं। इसलिए जो ओरिजिन ऑफ पावर हमने पढ़ा, सोर्स ऑफ पावर कहां से है? सोर्स ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है
और वी द पीपल से शुरुआत होता है सोर्स ऑफ पावर। तो क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ पावर प्रेसिडेंट, सोर्स ऑफ पावर पार्लियामेंट, या फिर वी द पीपल? आंसर होगा वी द पीपल। वी द पीपल ये सोर्स ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सॉवरेनिटी को कैसे डिफाइन किया जाए? सॉवरेनिटी मीन्स होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर, फ्री। इंडिया क्या निर्णय करेगा, इंडिया में फूड पॉलिसी क्या होगा, इंडिया में अपने सिटीजनशिप को लेकर के क्या पॉलिसी होगा, इंडियन गवर्नमेंट किस देश से दोस्ती रखेगी, किस देश से दुश्मनी रखेगी, इंडियन गवर्नमेंट कोविड को लेकर के कौन सा पॉलिसीज बनाती है, ये सॉवरेंट है। ये इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी, ना कि दुनिया का कोई दूसरा देश हमको डायरेक्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर इंडिया कोई भी काम करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर, तो ऐसे चीजों को सॉवरेंट कहते हैं। इसको और भी क्लियरिटी समझते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2(1), यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2(1) को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इट डील्स अबाउट द प्रिंसिपल। यूनाइटेड नेशन किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, यूएन का क्या प्रिंसिपल होगा, किस सिद्धांत पे यूएन जो है काम करेगा। यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 2 में दिया है, और वहां क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेन इक्वालिटी। दुनिया का सबसे बड़ा देश हो या दुनिया पूरे ग्लोब में इतना छोटा सा देश दिखने वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, सब अपने अपने देश में सॉवरेंट होगा, पूरे इंटरनेशनल में सॉवरेंट होगा। इसीलिए कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सॉवरेन प्रिंसिपल पे काम करता है। हाँ, ये बात अलग है, ये डिबेट का विषय है कि वीटो पावर किसी 5 नेशन को मिला है तो क्या वो महान है? नहीं, ऐसा नहीं है। वीटो पावर इज अनदर थिंग, हम इसको इससे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सॉवरेंट जो है, कहा गया सॉवरेंट इक्वालिटी होगा, प्रत्येक देश सामान्य होगा, चाहे वो भारत हो या युगांडा हो, प्रत्येक देश यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे सामान्य होगा। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 2(1) ये बात स्पष्ट करता है कि यूएन जो है संप्रभुत्व पे काम करता है, यूएन जो है सॉवरेनिटी पे काम करता है, सॉवरेन इक्वालिटी पे बात करता है। शब्द सोशलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द आते ही दिमाग में आता है इकोनॉमिक। सोशलिस्ट अगर प्रियम्बल में शब्द सोशलिस्ट है तो उसका मतलब है, हमने बताया कि की टू इंटरप्रिटेट है, उसका मतलब है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुसेंगे तो सोशलिस्ट का जो छवि है, सोशलिस्ट जो शब्द है वो चारों तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। सोशलिस्ट शब्द आपको पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। इसलिए जब आर्टिकल 29B और C पढ़ते हैं, फिर से सुनिएगा, आर्टिकल 39 का B और C जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमको पता चलेगा कि सोशलिस्ट का क्या मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर का रहा होगा। पढ़ते हैं, ऑनरशिप एंड द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सर्व कॉमन गुड। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक व्यक्ति के हाथ में वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होगा। रिसोर्स पे, इस देश के रिसोर्स पे तमाम लोगों का अधिकार है। तो क्या करें, रिसोर्स को बांट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी यहां पे बोल रहा है कि रिसोर्स को एक एक जगह पे बांट देते हैं, प्रत्येक सिटीजन का रिसोर्स पे अधिकार होगा। ये जो है सोशलिस्ट विचारधारा हमको डीपीएसपी का आर्टिकल 39B में दिखता है। इसीलिए कहता है कि सर्व फॉर द कॉमन गुड, तमाम रिसोर्सेस को हम ऐसे बांटें ताकि कॉमन गुड का भला हो सके। दूसरा, आर्टिकल 39C जो है वो बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक हाथ में वेल्थ का जमाव ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ को डिसेंट्रलाइज करें, एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं करें, वेल्थ को डिसेंट्रलाइज करें।
तो डिसेंट्रलाइज करे वेल्थ को, रिसोर्स को डिसेंट्रलाइज करे। तो ये तमाम शब्द बताता है कि हमारा जो सोशलिस्ट विचारधारा किस प्रकार का सोशलिस्ट चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार की सोशलिस्ट की बात करता है। ये शब्द सोशलिस्ट, आप जानते हैं सोशलिस्ट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट 1976, फिर से सुनिएगा, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया। दूसरा शब्द है सेकुलरिज्म। ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है सेकुलरिज्म, लेकिन अगर हम इसके निचोड़ को समझे तो सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि स्टेट हैव नो एनी रिलीजन, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। हम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्टिकुलर धर्म को जगह नहीं दिए हैं। हमने सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया है। लेकिन क्या सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म और यूएस सेकुलरिज्म इक्वल है? यूएस सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है। सेकुलरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग एक बार किसी और दिन चर्चा करेंगे। इस पर एक अपने आप में ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन उससे पहले छोटा सा बात जान लीजिए कि सेकुलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। इसका क्या मतलब होगा हम लोग किसी और दिन इस पर जो है चर्चा करेंगे। एक बहुत फेमस केस है एसआर बम्बई और यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बम्बई के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट जो होगा नीदर प्रो गॉड नॉट एंटी गॉड, स्टेट ना ईश्वर के अगेंस्ट होगा ना ईश्वर के फेवर में होगा। स्टेट रिलीजियस के मैटर में काफी न्यूट्रल होगा। स्टेट जो है नीदर प्रो गॉड नॉर एंटी गॉड, स्टेट रिलीजियस के मैटर में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। एक क्वेश्चन आता है कि यह स्टेटमेंट किस केस में कहा गया है? याद रखिएगा, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा है कि स्टेट जो है न्यूट्रल होगा, नीदर प्रो गॉड नॉर एंटी गॉड। स्टेट ना ही ईश्वर को सपोर्ट करेगा ना ही ईश्वर को खंडन करेगा। एसआर बम्बई केस, दूसरा क्वेश्चन आता है कि एसआर बम्बई केस किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इस प्रकार के तमाम आपके ऑप्शन में मिलेगा। एसआर बम्बई केस इमरजेंसी से रिलेटेड है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। आर्टिकल 25 कभी कभी दे देता है और बच्चे आर्टिकल 25 को टिक मार के आते हैं। एसआर बम्बई केस इमरजेंसी से रिलेटेड है। और सेकुलरिज्म को, इसको भी आपको पता है कि इसे भी जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको भी जोड़ा गया था। इस शब्द को भी 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। डेमोक्रेसी, अगर ले भाषा में कहें तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ये काफ़ी लोगों ने फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट है उसको डिफाइन किया है। लेकिन एक एक्सपर्ट की भाषा में अगर कहें तो क्या है ये डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र विल है, विल, इंसान का विल। इंसान अपने विल को शो करता है अपने इलेक्शन में। सिटीजन अपने विल को शो करता है इलेक्शन में। डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल शोन इन द इलेक्शन। इंसान को किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, उसका वोटिंग राइट क्या है, ये पर्सनल राइट्स है। और ये डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं तय करता है कि कहां से उसका जो विल है, विल ऑफ द पीपल है, वो इलेक्शन में किस प्रकार से चुना जाए। तो ये एक डेमोक्रेसी जो है, हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। रिपब्लिक, स्टेट का कोई इनहेरेंट नहीं होगा। प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेटेड नहीं होगा, प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड होगा। हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्शन का प्रक्रिया इनडायरेक्ट होगा। लेकिन इंग्लैंड की तरह हमारा जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट किसी से इनहेरेंट नहीं होगा, किसी का सक्सेसर नहीं होगा। प्रेसिडेंट को हम चुनेंगे और वो हेड ऑफ द स्टेट होगा।
तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी का इंग्लैंड में मैंने बताया कि इंग्लैंड में वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किसी न किसी परिवार से ताल्लुक़ रखता है और वो सक्सेसर होता है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट। इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट वहाँ का किंग है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, एक बार और कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा और वो हेड ऑफ द स्टेट जो है नॉमिनेटेड नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। तो हमारा जो रिपब्लिक कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने डेमोक्रेसी पूरी दुनिया ने यूरोप से सीखा, ऐसा कहा था, लेकिन हमारा जो थाउट है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से और भी हटके है। हमने और भी आगे सोचा, इसीलिए हमारा डेमोक्रेसी आज तक सरवाइव किया। दुनिया का कई ऐसा देश है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और नहीं चला पाया। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, आप नेपाल जो जापान, इतना प्रोग्रेसिव नेशन है जिन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला अपना, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चलते आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण है फ्रेमवर्क। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है वो बहुत एक विजन के साथ किया गया है, और इसलिए रिपब्लिक ऑफ द स्टेट मीन्स हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, सीधा सा बात है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है? कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, प्रमोट यूनिटी